बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राजा विक्रम का नाम कौन नहीं जानता। वो बड़ा बहादुर, अक्लमंद और इंसाफ पसंद राजा था। उसकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। राजा विक्रम के राज में क्या अमीर क्या गरीब, सब खुशहाल और मुतमईन थे। किसी को कोई दुख न था, क्योंकि राजा हमेशा सब लोगों की भलाई के कामों में लगा रहता था। उसके राज में कहीं कोई भूखा, नंगा या दुखी नजर नहीं आता था। किसी को किसी का डर न था। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। राजा विक्रम हर रोज शाम के वक्त भेष बदलकर शहर में घुमा करता था। एक आम आदमी के रूप में वो सब लोगों से मिलता, उनसे बातचीत करता। इस तरह उसे सब बातों की खबर रहती थी। कहीं भी कोई गड़बड़ी या बेइंसाफी होती तो वो उसे दूर कर देता। अगर कभी सरकारी अफसर या कारिंदे किसी के साथ जुल्म या ज्यादती करते तो राजा उन्हें भी सख्त सजा देता था, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की हिम्मत न हो। एक दफा का जिक्र है कि राजा विक्रम हमेशा की तरह भेष बदलकर घूमने के लिए निकला। उसने सिपाही का भेष बदला था। उस बदले हुए भेष में वो बिल्कुल सिपाही जैसा ही लग रहा था। राजा ने सवारी के लिए एक घोड़ा लिया और अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर एक तरफ चल पड़ा। मालवे की रातें बड़ी खुशगवार और सुहानी होती हैं, और फिर अगर चांदनी रात हो, आसमान में 14वीं का चांद चमक रहा हो, उसके इर्द गिर्द बेशुमार सितारे दमक रहे हों, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, जंगल, पहाड़ और झरने मीठे मीठे गीत गा रहे हों, सारी फिजा नाग, चंपा और रात रानी के फूलों की खुशबू से महक रही हो, तो आदमी पर बेखुदी का आलिम तारी हो जाता है और वो उसी माहौल में खो जाता है। राजा विक्रम के दिल पर भी उस हंसी और दिलकश माहौल का बहुत असर हुआ। उसने अपने हाथ से बाग छोड़ दी और घोड़े को एड़ लगाई। फिर क्या था, घोड़ा हवा से बातें करने लगा और जरा सी देर में कहां से कहां पहुंच गया। राजा के साथ आने वाले दोनों सिपाही बहुत पीछे रह गए। राजा भी ऐसा मस्त हुआ कि उसे साथियों के छूट जाने का कुछ ख्याल ही ना रहा। जंगल में बहुत दूर निकल जाने के बाद जब घोड़ा एक हरे भरे खेत से गुजरने लगा तो राजा जैसे नींद से चौंक पड़ा। तब उसे ख्याल आया कि वो बेख्याली में रास्ते से भटक कर न जाने कहां आ गया है, और उसका घोड़ा लहलहाते हुए खेत में बड़े मजे से चला जा रहा है। राजा ने बाग जो खींची तो घोड़ा मचल कर एकदम रुक गया। राजा धूम से घोड़े से कूद पड़ा। घोड़े के मचलने और राजा के कूदने से खेत के कुछ पौधे टूट गए। आवाज सुनकर दूर से कोई चिल्लाया, ओ घोड़े वाले, मेरा खेत क्यों रौंद रहा है? वहीं ठहर जा, मैं आ रहा हूं। राजा विक्रम अपनी जगह ठहर गया। उसने मुड़कर देखा, खेत के बीचों बीच दरख्तों की मोटी मोटी शाखों पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। खेत का रखवाला उसके मकान पर से उतरा, राजा की तरफ चला आ रहा था। कौन हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? किसान ने चिल्लाकर पूछा। देखता नहीं मैं राजा का सिपाही हूं, जरा अदब से बात कर। राजा विक्रम ने उसे रौब दिखाने के लिए अकड़ कर कहा, क्योंकि वो उस वक्त एक सिपाही के भेष में था। तुम कहाँ के सिपाही हो? जानते नहीं ये उज्जैन नगरी है, यहाँ राजा विक्रम का राज चलता है। किसान ने कहा, जानता हूँ, राजा ने लापरवाही से जवाब दिया। किसान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, लिबास से तो तुम राजा विक्रम ही के सिपाही लगते हो। हाँ, मैं राजा विक्रम ही का सिपाही हूँ, राजा बोला। फिर तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राजा विक्रम के राज में सबके लिए एक ही कानून है। अमीर गरीब, वजीर फकीर, चोर सिपाही, राजा प्रजा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तुम सिपाही हो तो क्या हुआ, अपने किए की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। किसान ने ऊंची आवाज में कहा। किस बात की सजा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजा ने पूछा। एक तो भरे खेत में घोड़ा डालकर बेदर्दी से पौधों को रौंद डाला, और उल्टे मुझसे ही पूछ रहे हो कि किस बात की सजा? किसान ने गुस्से भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी, वरना मैं तुम्हें पकड़कर राज दरबार में ले जाऊंगा और महाराज से तुम्हारी शिकायत करके सख्त सजा दिलाऊंगा। ये सितम न करना भैया, मुझसे गलती तो हो ही गई है, पता नहीं महाराज क्या सजा दे। मैं गरीब सिपाही, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मुफ्त मारा जाऊंगा। तुम जो चाहो अपने हाथ से मुझे सजा दे दो। चाहो तो 1 महीने तक दिन रात अपने खेत में काम करा लो, लेकिन महाराज से मेरी शिकायत न करना। राजा ने ऐसे दबे हुए अंदाज में
लजाजत के साथ कहा, जैसे वो किसान की धमकी से डर गया हो। किसान ने कहा, बेवकूफ़, इतना डरता है तो ऐसा काम ही क्यों करता है? मैं तुझसे 1 महीने तक दिन रात काम नहीं दे सकता। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए कि अगर मैं ऐसी बेइंसाफ़ी का काम करूँगा तो राजा मेरी खाल खिंचवा देगा। तो फिर मुझे माफ़ कर दो, राजा ने कहा। बेरहम, तूने कैसे हरे भरे पौधों को कुचल डाला है? तुझे कौन माफ़ करेगा? तुझे माफ़ करना भी तो नाइंसाफ़ी होगी। सज़ा के तौर पर तुम मुझसे काम लेने के लिए भी तैयार नहीं और माफ़ भी नहीं करते, तो आखिर क्या चाहते हो? कुछ तो पता चले। तुमने जितना कसूर किया है उतनी ही सज़ा देना चाहता हूँ, किसान ने सादगी से जवाब दिया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, राजा ने कहा। अभी समझाई देता हूँ। ये कहते हुए किसान नीचे झुककर उन पौधों को गिनने लगा जो घोड़े के मचलने और राजा के कूदने से टूट गए थे। कुल मिलाकर 11 पौधे टूटे थे। किसान उन्हें गिन लेने के बाद राजा की तरफ मुड़ा। सिपाही जी, तुमने मेरे खेत के 11 पौधे बर्बाद किए हैं। ये बड़े होते तो इनसे आदमी और जानवर दोनों अपनी ग़िज़ा हासिल करते। तुमने दोनों के रिज़्क़ का नुकसान किया है। रिज़्क़ का नुकसान करने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सज़ा के तौर पर तुम्हें 11 कोड़े मारूंगा। लो, अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राजा बोला, ये तो बेइंसाफ़ी की बात हुई। इंसाफ का नाम लेकर तुम मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। किसान ने चौंक कर पूछा, वो कैसे? इसलिए कि मुझसे तो सिर्फ 2-3 ही पौधे टूटे होंगे। उनकी सज़ा तुम मुझे दे सकते हो। बाकी पौधे घोड़े से टूटे हैं, इसलिए उनकी सज़ा घोड़े को दी जाए। राजा ने किसान से कहा। किसान बोला, मगर उस वक्त घोड़े पर तुम सवार थे और उसकी बाग तुम्हारे हाथ में थी, इसलिए कसूर तुम्हारा ही माना जाएगा। अगर तुम्हारा इंसाफ यही है तो फिर यही सही। मैं तुम्हारे हाथों 11 कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजा से मेरी शिकायत न करना, वरना मेरी नौकरी जाती रहेगी। ये कहकर राजा ने अपनी पीठ किसान की तरफ कर दी और कोड़े खाने के लिए तैयार हो गया। किसान ने राजा की पीठ पर कस कस कर कोड़े मारने शुरू कर दिए। जैसे ही राजा की पीठ पर कोड़ा पड़ता, दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती, आंखों में आंसू भर आते और वो दर्द की शिद्दत से तड़प उठता। अभी उसको 7 कोड़े ही लगे होंगे कि राजा के वो दोनों सिपाही जो रास्ते में बिछड़ गए थे उसे ढूंढते हुए उधर आ निकले। उन्होंने जो देखा कि गांव का एक मामूली किसान राजा की पीठ पर कोड़े बरसा रहा है, तो वो गुस्से से बेकाबू हो गए और अपनी तलवारें सोधकर किसान की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो किसान का सर तन से जुदा कर दें, राजा ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर इस किसान का बाल भी बेका हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों सिपाही सहम कर रुक गए और बोले, महाराज, हम आपका नमक खाते हैं, फिर भला ये कैसे हो सकता है कोई आपकी पीठ पर कोड़े बरसाए? हम खामोश खड़े देखते रहे। हमें हुक्म दीजिए, अभी इस बदजात कमीने का सर काट कर आपके कदमों में डाल देते हैं। राजा बोला, विक्रम इतना कमज़ोर नहीं कि एक मरियल किसान को न मार सके और उसे मारने के लिए तुम्हारा सहारा ले। जालिमों के सर काटने के लिए मेरे बाजुओं में बहुत बल है, लेकिन यहाँ इंसाफ का मामला है, बात ही दूसरी है। किसान ने जब विक्रम का नाम सुना तो जैसे उसके पांव तले से ज़मीन ही खसक गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो ये सोच कर चकरा गया कि अभी अभी उसने जिस आदमी की पीठ पर कस कस कर कोड़े मारे हैं वो कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि राजा विक्रम है। अब तो किसान बहुत घबराया। उसके हाथ से कोड़ा छूटकर नीचे गिर गया। डर के मारे वो थर थर कांपने लगा और एकदम राजा के कदमों पर गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाते हुए कहा, डरते क्यों हो? कोड़ा उठाओ और सदा पूरी करो। किसान रोने लगा, उसकी गिग्गी बंध गई। वो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में मेरे हाथों से बड़ा पाप हो गया है। ये कहते हुए वो फिर से राजा के पैरों पर गिरने लगा। राजा चंद कदम पीछे हट गया। उसने गरज कर कहा, उठो और सज़ा के बाकी कोड़े पूरे करो। पहले की तरह ज़ोर ज़ोर से कोड़े लगाओ। याद रखो, अगर तुमने जानबूझकर एक भी कोड़ा धीरे लगाया तो यही खड़े खड़े तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा और तुम्हारी बीवी बच्चों को कोल्हू में पिलवा दूंगा। किसान ने बेबसी से राजा की तरफ देखा। राजा कड़क कर बोला, देखते क्या हो, कोड़ा उठाओ और सदा पूरी करो। वो पीठ खोलकर फिर से किसान के सामने आ खड़ा हुआ। किसान ने डरते डरते कोड़ा उठाया और ना चाहते हुए राजा को कोड़े मारने लगा। बाकी के 4 कोड़े और मारने के बाद वो फिर से राजा के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। राजा ने उसे उठाकर गले से लगाया, अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और कहा,
इसमें माफ़ करने की क्या बात है? तुमने कहा ना था कि राजा विक्रम के राज में सबके लिए एक ही कानून है और कानून की नज़रों में सब बराबर होते हैं। मैंने गलती की, मुझे अपनी गलती की सज़ा मिली, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? यही मेरा इंसाफ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।